गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट टाइम पे आपने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल देखे थे। आज उसी सीक्वेंस में जो उसमें कमियां रह गई थी उसको बोहर साहब ने, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला पॉस्टुलेट्स इन्होंने दिया। फर्स्ट पॉस्टुलेट्स इज कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विद रेडिएटिंग एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। जो सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है, जैसा कि जानते हो आप, न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द एटम होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग कर रहा है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट फिक्स है, तो सपोज इसकी वेलोसिटी वी.एन है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने मान लिया वी.एन। क्या मान लिया? वी.एन। अगर मानने की रेडियस ये nth ऑर्बिट है, कौन सी? nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि m है, जैसा कि जानते हो आप, तो यहाँ पे जो इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू क्या आपने पढ़ी है? आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है। अब के Q1 के जगह पे एक ये चार्ज है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? Z इंटू ई के बराबर, तो Z इंटू ई। और ये भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। आर एन क्यों बोला? दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या बोला? nth ऑर्बिट, ये आर एन। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया। अब बात इसमें यह की जाती है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लगेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? नेगेटिव है। ये जो न्यूक्लियस है इसका जो नेचर है वो प्रोटॉन्स हैं, तो ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। चूंकि आप सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से ये भी जानते हो कि अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, डेट इज एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। एम वी स्क्वायर बाई आर, एक तो ये लगेगा। इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो दोनों, अगर ये स्टेबल, अगर ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, इफ दिस ऑर्बिट इज फिक्स्ड, इसका मतलब कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स शुड बी बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन के बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये तो पॉस्टुलेट्स 1 था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट विद रेडिएटिंग एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, ठीक, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, बगैर रेडिएशन के, बगैर कोई एनर्जी रेडिएट किए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता है फिक्स ऑर्बिट। ये पहला पॉस्टुलेट्स था, ठीक, बोर्स साहब का। दूसरा पॉस्टुलेट्स इन्होंने दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी एन आर एन, एम वी आर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा डेट इज एन एच अपान 2 पाई का मल्टीपल होता है, एन एच अपान 2 पाई। अब यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से वी एन की वैल्यू निकालें, किसकी? वी एन। वी एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? वी एन बराबर, अगर आप ध्यान से देखें तो वी एन बराबर एन एच अपान 2 पाई इंटू एम इंटू आर एन। ये आपके पास आ गया किसकी वैल्यू? वी एन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। तो n वेयर h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। m क्या है? मास ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर एन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। अब ये बात मुझे समझ में आई कि अच्छा ये वी.एन हो गया। इस वी.एन की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे, हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया। तो अगर इन दोनों के इक्वेशन को कंबाइंड करें, आप लिखते भी चलें, जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चीज़ें लिखते भी चलें, नोट डाउन भी करते चलें। तो ये जो वी.एन की जो वैल्यू आई है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट,
तो अगर आप ध्यान से देखें Vn की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m बाई आर एन इंटू वी एन स्क्वायर। वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ आप देखें एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करके लिखना है तो अपान 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे m इंटू आर एन का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको आर एन की जगह आर एन होल स्क्वायर आर एन का होल स्क्वायर से कैंसिल, तो जो आर एन आया जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो कितने रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। मान लो कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, तो इसका रेडियस कितना होगा, ठीक, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर चीज़ों को ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे आर एन निकालना है। क्या निकालना है? आर एन। तो आर एन बराबर आर एन इक्वल टू एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे m का स्क्वायर होगा, दिस इज m स्क्वायर, एक m सिर्फ कैंसिल होगा, एक m बचेगा। तो आर एन की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे देखें k जेडी स्क्वायर, k जेडी स्क्वायर। ऑलराइट, तो आपके पास जो रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आया, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड इंटू के। ये जो वैल्यू आया है, देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं। देखें जो जिस ऑर्बिट में, सपोज nth ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक, वो तो फिक्स है। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर ये सब वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो सकता है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है। ऑर्बिट चेंज हो सकता है, अगर ऑर्बिट चेंज होगा तो इसका मतलब रेडियस चेंज हो जाएगा। मतलब एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर nth ऑर्बिट में यहाँ पे ये वैल्यू देखें, कौन सी, कि सपोज यहाँ पे ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आ रहा है, तो आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। क्या कि सर हमें मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन पता है, एन स्क्वायर ये तो वेरिएबल है, एच की वैल्यू पता है 6.67 10 टू द पावर -34, इसका स्क्वायर करेंगे। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर करेंगे। मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 10 की पावर -31 kg। के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई की वैल्यू पता है 1.6 10 टू द पावर -19। अगर ये सारी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, एक जेड बचा है, तो इसको हमने आर एन का जो फार्मूला आता है 0.529 है, 0.529। यहाँ पे क्या बच रहा है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच रहा है, जेड। ये किस में आता है, लेकिन एंगस्ट्रॉम में आता है। अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक, कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितने बड़े रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, इससे आप बता सकते हैं कि उसकी रेडियस का वैल्यू कितना होगा। सपोज ये कांस्टेंट है, 0.529 इज कांस्टेंट, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा जेड एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये टर्म याद करेंगे एन स्क्वायर बाई जेड, क्योंकि कई बार बहुत सारे एटम्स के पूछ लेता है एन की वैल्यू जेड की वैल्यू। बच्चों को आना चाहिए। आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके लिख भी लें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ चुका है। क्या आ गया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर हम देखें कि हमारे पास आर एन की वैल्यू क्या आई है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड इंटू के, यही आया है। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब मुझे समझ में आया कि पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी m
वी एन आर एन बराबर एन एच अपान 2 पाई, जिसको पॉस्टुलेट सेकेंड बोले थे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एम वी आर, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एन एच अपान 2 पाई का मल्टीपल होता है। तो अगर यहाँ पे आर एन की वैल्यू रखें तो वी एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी एन। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी एन का जो वैल्यू आया, वी एन की जो वैल्यू आई उससे हमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है, किस रेडियस में क्या वेलोसिटी है, सारी चीज़ें बता सकते हैं। अभी तो हम तो रेडियस बताए हैं, अभी आपको सिर्फ रेडियस पता चला है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, वो भी एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे m इंटू वी एन निकालना है, आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड इंटू के। ठीक, ये बराबर किसके, एन एच अपान 2 पाई के। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक एन एच बचा है, यहाँ पे एच बचा है, एक पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यहाँ से जो वी एन की जो वैल्यू निकल के आएगी, वी एन क्या होगा, देखें एक एम कैंसिल हो गया, एक एम कैंसिल हो गया। वी एन की जो वैल्यू आई, एक तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, एक तो 2 पाई ई स्क्वायर, 2 पाई ई स्क्वायर जेड इंटू के डिवाइडेड बाई वी एन चाह रहे हैं, तो ये तो कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एन एच। तो यहाँ पे जो वी एन की जो वैल्यू आई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये क्या आया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि देखो ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, के कांस्टेंट है, जेड बाई एन का रेशियो आता है, यहाँ क्या आता है, जेड बाई एन का रेशियो। ठीक, तो इसको अगर हम वैल्यू रखें तो मैं सारी वैल्यू यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ। आर एन का क्या फार्मूला है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम। एक तो ये फार्मूला आपने डिराइव किया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब वी एन का भी फार्मूला अगर यहाँ पे सारी वैल्यू रखें, वी एन के भी केस में 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। जेड वेरी हो सकता है बेस्ड ऑन दी एटम्स, और बेस्ड ऑन दी एटम्स जेड वेरी हो सकता है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आपको पता होगा, जेड बाई एन। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.18 आता है। कितना आता है, 2.18 10⁸ आता है, 10⁻6 आता है, डेट इज जेड बाई एन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है। तो आपने 2 फार्मूले डिराइव किए। एक तो फार्मूला आपने ऐसा डिराइव किया कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कोई सा भी ऑर्बिट हो, कोई सा भी एटम हो, जेड की वैल्यू डिपेंड करता है वो किस ऑर्बिट में रखा है उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं वी एन का फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो कितना, 2.18 10⁻6 जेड बाई एन। तो अगर यह हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक तो आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। तो अब बात करते हैं, आपके पास वी एन आ चुका है। वी एन का फार्मूला जो आपने यहाँ पे डिराइव किया उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। डेट इज वी एन का जो फार्मूला आपने डिराइव किया यहाँ पे, तो कैसे वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान वी एन कैसे डिराइव किया। वी एन का फार्मूला आपके पास कैसे आया था, याद करो, रिकॉल करो। एम वी एन इंटू आर एन मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ऑलराइट, इंटू ये वैल्यू किसके बराबर, एन एच अपान 2 पाई के बराबर। यही था। तो देखें आपने ये पाई कैंसिल कर दिया था, 2 2 जा 4 कर लिया था, एम कैंसिल कर दिया था, एन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर दिया था। तो वी एन का फार्मूला क्या आया था, वी एन बराबर आ गया था 2 पाई ई स्क्वायर
जेड इंटू के आता है, जेड इंटू के डिवाइडेड बाई वैल्यू क्या आई थी, एन इंटू एच। ये आपके पास वी एन आया था जनरली, 2 पाई ई स्क्वायर जेड इंटू के बाई एन इंटू एच। अब ये जो वी एन आया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपने लिख दी सारी वैल्यू ले आकर के। अब बात ये आती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो होगा क्या कि उसके पास मास भी है, उसके पास वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसका मतलब कि आप सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन लिखना चाह रहे हैं जिसका मास m है, वेलोसिटी vn है, जिसका मास क्या है, मास m, वेलोसिटी vn। तो अगर यहाँ पे देखें तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 2 पाई ई स्क्वायर जेड इंटू के डिवाइडेड बाई एन इंटू एच का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी 1/2m, अगर इसको करें 4 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बचा। क्या बना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बना। ऑलराइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी बन चुका है तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आपको दिख रहे होंगे। ये जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, पाई 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ई की पावर 4 पता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है सर। पोटेंशियल एनर्जी भी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, एक सिस्टम है, तो Q1 और Q2 का एक सिस्टम बना हुआ है, तो आप इस पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपने पढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, दैट इज माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब ये जो Q1 Q2 है आपके पास Rn, यहाँ पे बात करेंगे Rn की, किसकी बात करेंगे, Rn की। ऑलराइट, तो Rn की बात क्यों हो रही है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तभी तो आप उससे पोटेंशियल एनर्जी बताओगे। तो यहाँ पे माइनस के Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू एक तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन इंटू जेड इंटू ई डिवाइडेड बाई Rn की वैल्यू। Rn आपके पास पूरा फार्मूला पता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड इंटू के। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बाकी फार्मूले याद रहते हैं। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई, ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। तो देखा ये गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है और दूसरी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें टोटल एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उस ऑर्बिट में होगी, तभी तो वो घूम रहा है उसमें उसी फिक्स एनर्जी स्टेट में। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ, टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप ध्यान से यहाँ से चीज़ों को एनालाइज करें तो आपके देखें तो के यहाँ से ये वैल्यू क्या आ रही है, के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर, यहाँ पे Rn की वैल्यू ई टू द पावर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर होता है, एम जेड स्क्वायर के, ठीक, ई टू द पावर 4 नहीं। तो यहाँ पे देखें आपको वही सेम वैल्यू मिल रही है, बट कुछ अंतर से मिल रही है। कुछ अंतर क्या है उस चीज़ को समझेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर देखें माइनस के स्क्वायर भी यहाँ पे मिल रही है, माइनस के स्क्वायर के और यहाँ पे के, बाकी वही सेम वैल्यू पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर, ठीक, बाकी यहाँ पे 4 आएगा
और यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, लगभग वैल्यू वही मिल रही है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। बस एक जगह अंतर है कि यहाँ पे इस फैक्टर में ये 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला गया तो यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे क्या आ रहा है +2 आ रहा है। बाकी फैक्टर सेम है, ये जो नेगेटिव पार्ट वाला है ये आप माइनस कर दें तो बाकी फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर सेम है। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी आएगी अगर दोनों को जोड़ें, दोनों को अगर जोड़ें ऐड करें तो मुझे जो ये इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी अगर ये +2, तो यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ें, ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इतनी वैल्यू आई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही आई है 2π² e⁴ J² यहाँ पे बस अंतर ये है कि ये जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई है। तो अगर दोनों की वैल्यू ऐड करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस में, मतलब माइनस में आएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, -4 + 2 तो -2 आया, -2 मतलब अगर ये टोटल एनर्जी माइनस में आ रही है तो एक बात बोल सकते हैं, जो टोटल एनर्जी En होगी काइनेटिक एनर्जी का मॉडुलस होगी। मॉडुलस का मतलब ये है कि जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रही है, अगर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, वही सेम चीज़ आ रही है। ठीक, तो आपने जो आपने एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फार्मूला डिराइव किया, एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फार्मूला डिराइव किया, वो En का फार्मूला क्या निकल के आया, UN/2। इसका जस्ट हाफ कर दे तो -2 k² π² e⁴ Z² अपान n² h²। अब इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, पाई भी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, सिर्फ अंतर h भी कांस्टेंट है। तो सारी अगर वैल्यू रख करके तो आंसर जूल में आएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसकी वैल्यू -13.6 Z² ये आती है एनर्जी इन nth ऑर्बिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ En, क्या लिख दूँ, En मतलब एनर्जी ऑफ एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13.6 Z²/n²। लेकिन ये टर्म किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला किस में आया था, मीटर/सेकंड में, वो किस में आया है, एंगस्ट्रॉम में। ये बातें समझ गए आप। अब बात ये आती है कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब इन सब चीज़ों से जो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम है, अब वहाँ पे बात करते हैं। हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं, जैसे मान लें कि हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम सीरीज में क्या कहता है कि अगर मान लें कि कोई हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे देयर आर nth ऑर्बिट, यहाँ पे ऑर्बिट जो है बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। Z/e है इसका आपके पास न्यूक्लियस है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम, मान लो कि यहाँ तो मुझे पता है 1H1, तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू है वो 1 है। n अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 1। लेकिन जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ अलग है। कहानी कुछ ऐसी होती है इलेक्ट्रॉन की, अगर इसको एनर्जी मिली, मान लो कि n बराबर 1 पे रिवॉल्व कर रहा था, अगर इसको एनर्जी मिली ना तो कूद के सेकंड में चला जाएगा। किस पे चला गया, n बराबर 2 पे। अगर n बराबर 1 पे था, इसको एनर्जी मिली तो यहाँ पे 2 पे चला गया। ठीक, हो सकता है 3 पे भी चला जाए, हो सकता है 4 पे भी चला जाए, कहीं पे भी जा सकता है। और इसका रिवर्स भी होता है कि अगर मान लो कि एनर्जी अगर 2 पे था 1 पे आ गया तो एनर्जी लॉस करेगा, और 2 पे था 1 पे आ गया, इसका मतलब ये एक एनर्जी इमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। किसके फॉर्मेट में, फोटोन के फॉर्मेट में।
अब अगर 2 से 1 पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये एनर्जी कैसे, एनर्जी कितना रिलीज करेगा, किस ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहा है, उसकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो हमें डिफरेंस इन एनर्जी जो है दैट इज कहाँ से आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1, यही लिखेंगे। अब एनर्जी इन 2 कैसे निकालेंगे, बात ये आती है, आपने एनर्जी इन nth ऑर्बिट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, -13.6 Z²/n², यही पढ़ा है। अब अगर हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम है तो Z हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई, तो Z की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। बात आती है n की, किसकी, n की। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 में था तो इसका एनर्जी कितना, 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आती है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, 6 नहीं 4, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। ये क्या आया, E2 आया है। अभी हमें क्या चाहिए, E1 भी चाहिए। तो E1 के लिए तो डायरेक्ट आ जाएगा, E1 बराबर क्या, -13.6, Z की वैल्यू तो 1 ही होगी, अपान 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, वैल्यू कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात इसमें ये आ रही है कि जो हमारे पास एनर्जी का जो डिफरेंस है, कौन सा, एनर्जी का जो डिफरेंस है, हमें चाहिए E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू -13.6 माइनस E1 की वैल्यू -13.4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ध्यान समझना, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तो कितना एनर्जी वाला फोटोन वो इमिट करेगा, दिस वन। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट, यहाँ पे ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इतना वाला फोटोन वो क्या करेगा, निकालेगा झटके से। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, ये आया, हो सकता है कि 3 से भी 1 पे आ जाए, 4 से भी 1 पे आ जाए, 5 से भी 1 पे आ जाए, तो कहीं से भी और भी आ गया 1 पे। तो वो सब वैल्यू कैसे, अच्छा जब ये फिनोमिना हो रही होगी ना, तो ऐसे समझें कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे था, लोअर पे आया तो फोटोन निकाला, इसका मतलब लाइट इमिट किया, क्या किया, लाइट इमिट किया। तो वहाँ पे एक बैंड स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वो एक लाइट बन जाती है, एक स्पेक्ट्रम सीरीज दिखती है। हो सकता है 3rd से 1 में आ रहा हो, 4th से 1 में आ रहा है, तो उसका एक पर्टिकुलर सीरीज डिसाइड कर लिया गया। तो सीरीज की चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हम अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इसको En ऐसे ही रहने दें ताकि आपको nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल पता चल सके। तो अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम सीरीज की, जिसकी चर्चा मतलब कॉमन पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में पूछे तो जेईई मेंस में मतलब पूछी जाती है कि कौन सी वेवलेंथ, कौन सा फोटोन निकलेगा, कितनी वेवलेंथ की निकलेगी, ठीक, ये सारी चर्चाएं करते हैं। देखें यहाँ पे एक तो चीज़ होती है लाइमन सीरीज, कौन सी, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज, ठीक, लाइमन सीरीज में N1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, N1 बिकम्स 1। N2 की जो वैल्यू होगी वो 2 से भी आएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और इन्फिनिटी से भी आएगा। तो ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम सीरीज देखी गई, ये लाइमन की बता रहा हूँ। तो ये 2 से भी 1 पे आया, ये एनर्जी का डिफरेंस लेवल है। ये फर्स्ट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सेकेंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में -1.51। वैसे एक चीज़ बताऊं, अगर ये चीज़ें याद रहें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
मतलब नीट के बच्चे तो इतना है कि अगर ये याद रहे तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन निकला, कितना वेवलेंथ निकला, सारे सिर्फ एनर्जी के डिफरेंस से E बराबर h न्यू लगा करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ से 1 2 से भी 1 पे आएगी, 3 से भी 1 पे आएगी, 4 से भी 1 पे आएगी, कहीं से भी 1 पे आ रही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक। ये लाइमन सीरीज है, तो कई बार इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाती है। तो याद रखें मतलब नीट के एग्जाम में कई बार अगर मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें ये जो फार्मूला है En का, E बराबर होता है hc/λ, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, अगर लैम्डा के टर्म्स में 1/λ की वैल्यू बात करें तो 1/λ इज नथिंग बट यहाँ पे -13.6 वही वैल्यू रखेंगे, ठीक, डिवाइडेड बाई z² बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। वैसे बेटर क्या है वो समझते हैं। हमें अभी बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ वहाँ से निकाल सकते हैं, E की वैल्यू क्या रख देंगे, hc/λ रख देंगे। फिर उसको रिवर्स करके, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लैम्डा इन मीटर चाहिए, तो सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले उसको जानने से पहले हम सीरीज समझ लेते हैं। ये लाइमन सीरीज है, इन्फिनिटी से भी आ सकती है, इन्फिनिटी से भी आ सकती है। फिर बात करते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक। बाल्मर सीरीज, इसमें n1 की जो वैल्यू है वो 2 होती है, n2 जो है वो 3 से आ सकती है, 4 से, 5 से, 6 से, अप टू इन्फिनिटी से भी आ सकती है। मतलब कि यहाँ से 2 पे आएगी, 3 से 2 पे आ सकती है, 4 से 2 पे आ सकती है, 5 से 2 पे आ सकती है, 6 से 2 पे आ सकती है, 7 से 2 पे आ सकती है। तो कहीं से भी आ सकती है और इन्फिनिटी से भी आ सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो स्पेक्ट्रम सीरीज है वो किस में लाई करेगा, तो ये है बाल्मर सीरीज। फिर आता है तीसरा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में n1 की जो वैल्यू होती है 3 होती है, n2 की वैल्यू वो 4 से चालू होती है, 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ से चालू होगी, ऐसे माने कि कहाँ चालू हो रही है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी, और इन्फिनिटी वाले से भी आ सकती है। इन्फिनिटी का इलेक्ट्रिक E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन्फिनिटी वाले की, ठीक। अब बात ये आती है कि ये तो लाइमन हो गया, ये बाल्मर हो गया, लिख लेंगे, और ये पास्चन हो गया, ठीक। अब एक आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ठीक। n1 की जो वैल्यू होती है वो 4 चालू होती है, n2 5 से, 6 से, 7 से, अप टू इन्फिनिटी से भी हो सकता है। तो 4 से चालू हो रही, इसका मतलब यहाँ से आए कि हमारे पास यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सभी किस पे आएंगे, n बराबर 4 पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, 4 पे। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। एक होता है पी फंड सीरीज। पी फंड में कुछ नहीं, एक और बढ़ा दो, n1 की वैल्यू 5 से चालू कर दो, n2 की वैल्यू 6 7 8 से हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो, अब बात ये आती है कि सर वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालें, एनर्जी कैसे निकालें, इन सब चीज़ों पे अब हम चर्चा करते हैं। और इसमें एक और चीज़ पूछे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लाइमन का ग्राउंड स्टेट ये है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला है, बात समझना। दिस इज ग्राउंड स्टेट, n1 बराबर 1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो लाइमन का है, n1 बराबर 2 जो है वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और कभी कभी बोलता है लास्ट मतलब n बराबर इन्फिनिटी से, ठीक। तो लाइमन के लिए तो ये ग्राउंड है, बाल्मर के लिए ये वाला है, पास्चन के लिए ये वाला, ब्रैकेट के लिए ये वाला। तो इसमें बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लाइमन के लिए n2 n1 n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये बेसिक है। अब अगर ये बेसिक मेरा बन गया
तो एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ भी पूछा जाए कि कितनी वेवलेंथ होगी, क्या होगी, तो हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर वेवलेंथ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वेवलेंथ। नोट्स भी बनाते चलें प्रॉपर। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो जिनको अच्छा लग रहा है लेक्चर, वो नोट्स भी बनाते चले। तो ये आपके पास क्या आ गया कि एनर्जी का जो डिफरेंस, जो एनर्जी है आपके पास -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे चाहिए कि सर एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई एन वैल्यू कितना हो जाएगी, -13.6। जेड कॉमन ले लें, 1/n1² - 1/n2²। ठीक, तो अगर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं 1/n1² - 1/n2², तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, मान लें कि n1 की वैल्यू n1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 से 1 पे आ रहा है। कहाँ से, 2 से 1। ठीक, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक, तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये En आ गया। क्या आ गया, En। अब बात ये आती, जो एनर्जी होती डेट इज hc/λ, ये बराबर -13.6 Z², 1/n1² - 1/n2²। ऑल राइट, अब मुझे 1/λ चाहिए, तो -13.6 डिवाइडेड बाई hc करूँगा, Z², 1/n1² - 1/n2², यही करोगे। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो वैल्यू आ रही है डेट इज h की वैल्यू पता है, c पता है, सब कुछ पता है आपको, n1 पता है, n2 पता है, तो ये जो वैल्यू है 1/λ बराबर माइनस ये वैल्यू क्या आती है, RZ²। क्या, RZ²। अब R की वैल्यू मैं बताऊंगा, R की वैल्यू क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये RZ² 1/n1² - 1/n2²। ऑलराइट, तो R की जो वैल्यू होती है, R बराबर 10, 9, 6, 7, 8, 00, या इट इज ऑलमोस्ट 10⁻7 मीटर इनवर्स। याद रखिएगा, यूनिट मीटर इनवर्स 1-2 बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये वैल्यू क्या, मीटर की पावर -1। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, तो ये वैल्यू इट इज ऑलमोस्ट 10⁻7। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट वो वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर किसी दो इमिशन के बीच में, मान लो कि कोई n जो है 2 पे था, फर्स्ट पे आ गया, n1 की जो वैल्यू है यहाँ पे, ऐसे माने कि अगर कोई इमिटेड इलेक्ट्रॉन 2 से यहाँ पे, तो ये जो एनर्जी का मान लो कि 2 पे था, n बराबर 2 पे था, फर्स्ट पे आ गया, तो यहाँ पे 1/n1² - 1/n2²। ठीक, तो 2 से फर्स्ट में आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/n1², 1/1² - 1/2²। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। लेकिन ये जो लैम्डा आ रहा है, ये रेशियो निकाला जाता, कई बार रेशियो पूछ लेता है कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज में n बराबर 3rd पे था, 2nd पे आ रहा है, तो दोनों के वेवलेंथ का रेशियो। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है नीट के, बोल रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, याद करो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि लाइमन सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो 2 से कहाँ पे आएगी, लाइमन में तो 1 पे आती है, 2 से 1 पे आ गई, इसका मतलब 2 से 1 पे आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे अगर लैम्डा बराबर 1/ क्या पढ़ा, RZ²। चूंकि हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम है, तो Z की वैल्यू हम नहीं लिख रहे, Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 1/1² - 1/2², 2 से 1 पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 1/n1² - 1/n2²। तो 1/ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -R, 1 -
1/4 दैट इज़ 3/4, r इंटू 3/4 वो भी निगेटिव में है, निगेटिव से ज़्यादा मतलब नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये 1/λ आया है, तो लैम्डा की वैल्यू 4/3r, कितना 4/3r। तो ये लैम्डा आया किसके लिए, लाइमन के लिए मैक्सिमम है ये, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम कैसे है, क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू जितनी कम हो सकती है, अगर उतनी कम होगी तो लैम्डा क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये वैल्यू क्या है 3/4 आ गया ना, तो 1/λ 4/3, इसी वजह से एक फैक्टर से ज़्यादा है वो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बाल्मर के लिए बात करते तो बाल्मर से कहाँ से आ रही है, 3 से 2 पे आ रही है बाल्मर में, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे इसकी आ रही है, तो 1 बाल्मर भी लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में। तो 1/r² माइनस r/z की वैल्यू तो 1 हो गई, 1/3 का स्क्वायर 1/2 पे आ रहा है ना, 3 से 2 पे आ रहा है, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ऑलराइट। तो ये वैल्यू कितनी, -r 1/4 माइनस 1/9, तो ये वैल्यू कितनी, LCM 36, 4 9 36, 9 चौक 36, 5/36 आया, इंटू r है, तो ऐसे लिखे 5r/36, चूँकि 1/λ आता है ये, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाल्मर कितना 36/5r आ जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हमें देखते हैं कौन सा रेशियो मिलता है, डैट इज 4/3r डिवाइडेड बाई 36/5r, यही होगा। देखें r तो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा इधर, और ये 5 4 जा 20, यहाँ पे 3 इंटू 36, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये देख ले कहीं पे 1/4 5/36, 9 चौक 36, 5/36, यहाँ पे कितना 4/3r, ऑलराइट। दोनों का मैक्सिमम ये आपने निकाला है 4/3r, तो दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 5/36, यहाँ पे 36/5r हो जाएगा ना, 1/λ, तो 5/36/5, ऑलराइट। तो 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। अब इसमें जो वैल्यू बन रही है इसको देख लें, काट लेंगे, 2 से काटे तो यहाँ 10 हो गई, ये 18 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 18 3 54 हो गया, 54। तो यहाँ पे 10 बाई कितना आया, 10/54, ऑलराइट, 18 3 54, तो ये यहीं पे कर लेंगे, तो 10/54, तो ये वैल्यू कितना 5/27, कितना आ रहा है 5/27। तो कौन सा ऑप्शन गए सही है, 5/27 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप मैक्सिमम किसी का भी पूछ सकता है, हो सकता है लाइमन बाल्मर का पूछा, हो सकता है अगली बार वो लाइमन और पाशन का पूछ दे, या जैसे अभी मैक्सिमम का वेवलेंथ का रेशियो नहीं होगा, फिर बाद में मिनिमम पूछ दे। मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब n2 की वैल्यू ये वाली जो क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी से कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा, इन्फिनिटी से n = 1 पे हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे, तो वो क्या होगी, वो मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।